70वें बीपीएससी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल जो घटनाक्रम है वो मैं आप लोगों के साथ मतलब साझा कर रहा हूँ। फायदा क्या, मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ कि आखिर आपको इन सब टॉपिक को किस तरीके से तैयार करना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। मैं पहले भी अपने कई फाइल लेक्चर में ये बात बता चुका हूँ कि आपके इंटरव्यू का आखिर कौन कौन सा पिलर होने वाला है। पिलर नंबर पहला अगर देखेंगे, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका हॉबी क्या है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या है, वो पूछा जाएगा। बाकी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में क्या क्या, करेंट अफेयर्स में बात आता है इंटरनेशनल लेवल का जो भी घटनाक्रम, जैसे कि अमेरिका के द्वारा जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगर वहाँ से उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। भारत सरकार का इसमें क्या स्टैंड है, एक क्वेश्चन हो गया। या भारत बांग्लादेश में भी क्या चल रहा है, चीन के साथ क्या चल रहा है। तो ऐसे करके जो भी इंटरनेशनल घटनाक्रम जो काफ़ी चर्चा में पिछले कुछ महीनों से रहा है, आप पर उसको करेंगे। नेशनल की जहाँ तक बात है, जैसे कि मान लेते हैं SIR का ही मामला है, ठीक ना, या ED अभी जो बंगाल में जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन नेशन इलेक्शन है, UCC है, ऐसे कई सारे जो मुद्दे नेशनल में काफ़ी चर्चा में पिछले 3-4 महीने में रहा है, आप उसको कर सकते हैं। और बिहार स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि 7 निश्चय 3 में क्या क्या कंपोनेंट ऐड किया गया, 7 निश्चय 1 और 2 वो कैसे डिफरेंस है, 7 निश्चय 1-2 का क्या अचीवमेंट रहा है, और 7 निश्चय 3 विकसित बिहार बनाने की दिशा में कैसे कारगर है। तो ये सब अगर आप करंट अफेयर्स पर पकड़ बना लेंगे, बोर्ड के सामने अपना व्यू प्रेजेंट कर देंगे, तो आपको एक ठीक ठाक मार्क्स जो है ना आ जाएगा। और मेरा लगातार अपने यूट्यूब जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मेरा यही प्रयास है कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बने, आप इंटरव्यू बोर्ड में बेहतर जवाब दे पाएँ। बाकी अभी भी किसी को कोई दिक्कत है इंटरव्यू को लेके कि हमको इसमें क्या जवाब देना चाहिए, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 8750920419 पे व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं 1-to-1 सेशन अभी लगभग 200 से अधिक जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनका हो चुका है, और मॉक इंटरव्यू हम शुरू 10 जनवरी से कर दिए। अगर कोई भी आपको डाउट है, आप इस व्हाट्सएप पे हमसे मैसेज करके अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई डाउट लेकर अगर इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस लो कर देगा, आप नर्वस फील करेंगे। इसलिए अभी ही जो भी शंका समाधान है इंटरव्यू बोर्ड के पहले, मतलब इंटरव्यू फोन से पहले कर लिया। और जिनका इंटरव्यू जनवरी महीने में, वो काफ़ी अच्छे से अपने हॉबी को, अपने ग्रेजुएशन को, अपने ऑप्शनल को, करंट अफेयर्स को, पोस्ट प्रेफरेंस में क्या जवाब देंगे उसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। मिरर के सामने बोलिए, वीडियो रिकॉर्ड करके उसको रिकॉर्ड सुनिए कि आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये सब अगर करें तो आपका इंटरव्यू बेहतर दिशा में जाएगा। तो आइए पहला हम टॉपिक इसमें लेते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर। देखिए, मैं सिर्फ ये बताऊँ आपको इसमें कैसे करना है। देखिए, सिंपल सा आप अगर पूछेगा कि ये आखिर है क्या, आप सिंपल बताएंगे, सर लोकसभा और सभी विधान जो सभा के चुनाव एक साथ कराया जाए, ताकि देश में बार बार होने वाले चुनावों से जो भी इकोनॉमिक कॉस्ट लगता है, प्रशासन में जो कि डिस्टर्बेंस होता है, और गवर्नेंस जो पैलेसिस को कम किया जा सके। ये एक जो है ना विकसित भारत या विकसित बिहार की दिशा में एक फिर बड़ा कदम माना जाएगा। ऐसे करके देखिए, जब भी कभी आप कोई आंसर देंगे ना, विकसित भारत के 1-2 टर्म यूज करेंगे तो चीज़ आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे इसका आखिर क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। आपको पता है कि 1951-52 से लेकर 1967 तक ना भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे। लेकिन 1978 में कुछ विधानसभा भंग हो गया, जिससे व्यवस्था टूट गई। और अभी जो है ना, आप देखेंगे हर एक 3-4 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव विधानसभा का होता रहता है, और लोकसभा हर एक 5 साल में होता ही होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, अभी जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जो सिफारिश आया है, जो समिति का गठन किया गया था, उनका ये भी है कि 100 दिनों के अंदर जो ना नगर जो ग्राम पंचायत और नगर निगम का भी चुनाव कराया जाता है। आप इसमें ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें सरकार का क्या तर्क है, या इसके समर्थन, मतलब क्यों ये होना चाहिए, क्या इसका पॉजिटिव क्या है। तो इसमें बताइए कि बार बार फिर चुनाव होने से जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, इससे पॉलिसी पैरालिसिस होता है और डेवलपमेंट डिले हो जाता है। अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन फिर हो जाएगा तो इससे पॉलिसी में कंटिन्यूटी आएगी। दूसरा आप बताइए कि फिर चुनाव पर हज़ारों करोड़ खर्च होते हैं, सिक्योरिटी फोर्स लगता है, लॉजिस्टिक की खर्चा हो जाती है। तो इससे मतलब कि बार बार होने से कहीं ना कहीं जो है ना
दिक्कतें आती है। और वन नेशन वन इलेक्शन से कॉस्ट इफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। और प्रशासन के स्तर पर पुलिस को लगाना पड़ता है सर, फिर टीचर्स को लगाना पड़ता है, कई सारे ऑफिशियल लोगों को लगाने से चुनाव बार बार होने से उनके विभाग का काम नहीं, अगर टीचर ही है मान लेते हैं, टीचर को चुनाव लगाना ड्यूटी पड़ता है तो उनका शैक्षणिक जो गतिविधि प्रभावित हो जाता है। आप ऐसे करके अपनी बातों को, अगर ये सब एक साथ हो जाएगा तो मुझे ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे विरोध में तर्क आप क्या कर 2 पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे पहली बात तो विश्लेषकों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो आपका संघीय ढांचा पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि एक साथ चुनाव होने से नेशनल मुद्दे और राज्य के क्या मुद्दे हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, ऐसा कर कुछ बता सकते हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टी उसको कुछ आपका नुकसान हो सकता है, और इसमें हमको कई तरह के संविधान को संशोधन भी करना पड़ेगा, ऐसा करके आप बता सकते हैं। हाँ, अभी जो इसमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ वो आप ध्यान क्या रखेंगे कि जो पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो समिति का गठन हुआ था, तो उसमें क्या कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने 2 संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने की बात किया है, जो कि संवैधानिक जो 129वां जो बिल जो आपका जो है वो इसमें बता सकते हैं, ठीक ना। तो अभी लेटेस्ट जो इसमें डेवलपमेंट हुआ है वो आप बता देंगे, बाकी इसके पॉजिटिव क्या प्रभाव है, इसका क्या निगेटिव प्रभाव है। हाँ, बाकी देखिए बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से वन नेशन वन, ऑब्वियस सी बात है जो पूरे देश का फायदा होगा वो बिहार में भी फायदा होगा, ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट बिहार पर पड़ेगा, डेवलपमेंट का काम होगा, बार बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से छुटकारा मिल पाएगा, तो इसे करके आप इसको बता सकते हैं। और जो हमारे जो कुछ क्षेत्रीय मुद्दे जैसे बाढ़ का है या माइग्रेशन का है, ये सब जो भी है इस पर भी एक बेहतर मेरा काम होगा, ऐसे करके आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कुछ मैं दे दें, हालांकि मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, जैसे कि इसमें मोस्ट जो अगर जो क्वेश्चन जिसमें पूछा जा सकता है कि इस पर आपका क्या मत है। देखिए जब भी कभी आपका व्यू या मत पूछा जाएगा तो सिंपल आप बोलेंगे सर ये रिफॉर्म ओरिएंटेड आइडिया मानता हूँ, लेकिन हाँ जो भी इसका जो कुछ विपक्ष का एक पॉलिटिकल पार्टी का जो भी कुछ इसमें मुद्दा है उसको भी शामिल करके सारे जो स्टेक होल्डर है एक साथ बैठ के इसको बेहतर करना चाहिए, ठीक ना। क्या ये संविधान के खिलाफ है? अब नहीं सर, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। इससे क्या डेमोक्रेसी कमी होगी? नहीं। अगर बिना किसी सेफ गार्ड के हम लागू करेंगे, जो भी चिंताएं हैं चाहे पॉलिटिकल पार्टी का या राज्यों का, अगर उसको बिना हम मेजर्स किए करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे, जो भी समिति का रिपोर्ट है करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। ऐसे करके आप अपने बातों को रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आपका UCC, ये भी काफी इसमें चर्चा में आता है। देखिए सिंपल वो पूछा अगर ये होता है, आपको पता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल लॉ का होना, जो शादी, तलाक या जो वंशागत प्रणाली है या अडॉप्शन है, इस जैसे विषयों पर नियंत्रण करें तो धर्म से अलग होकर, ठीक ना। और ये जैसे कि हमारे देश में क्या जो भी क्रिमिनल लॉ है वो तो सब पर लागू होता है, चाहे किसी भी आप धर्म के हो, तो यह फिर क्रिमिनल लॉ जैसा होगा, जो कि पहले से ही जो है हमारे देश में क्या यूनिफॉर्म है। आर्टिकल 44 को आप ध्यान में रखिएगा, मतलब यह एक कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब ये हालांकि ऐसा नहीं कि इसको लागू किया है, लेकिन हाँ फिर भी जो है ना प्रशासन के दृष्टिकोण से, देश को बेहतर दिशा में लेने के दृष्टिकोण से और विकसित भारत बनने के दृष्टिकोण से भी ये फिर इसमें एक बड़ा मतलब ये चीज़ है, और इसे लागू करना राज्य का नैतिक दायित्व है, और फिर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, इसमें बता देंगे। बाकी इसमें आपसे पूछे इसके फेवर में क्या तर्क क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अब ये क्या है, अलग अलग पर्सनल लॉ के तहत चीज चलता है, जिसमें खास करके जेंडर जो महिलाओं के साथ काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इक्वल राइट्स जो है ना महिलाओं को नहीं मिल पाता अभी की जो वर्तमान व्यवस्था है। हाँ, इससे क्या होगा कि इक्वल राइट्स पर महिलाओं को मिल जाएगा, प्रॉपर्टी और उसका इनहेरिटेंस में समानता हो जाएगा, और अभी जिस तरह से जो है ना एक राष्ट्रीय एकीकरण भी होगा, ठीक है, बता सकते हैं, और हमारे सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं और स्ट्रांग होगा। ऐसे करके आप इस चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन इसमें आप कुछ अगेंस्ट में क्या बात बोलेंगे सर? जो कुछ विश्लेषक का ये मानना है कि इससे जो धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 वो मतलब दिक्कत कर सकता है। हमारे यहाँ पर कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अलग कल्चर है, या मतलब कि अलग अलग स्टेट में भी हमको बहुत ही डाइवर्सिटी देखने मिलता है, वो इस पर कुछ पर प्रभावित हो सकता है। ऐसे करके आप इसमें बता सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट केस इसका देख लीजिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि एक तो आपका ये जो शाहबानो केस 1985 में आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं बयान यही कहता है कि UCC आवश्यक है। सरला मुदल भी जो आया 1995 में, उसमें भी यही था, ठीक है। तो कहें तो आप एक दो सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें जो बयान है, जो जजमेंट है, उसको भी आर्गुमेंट कर सकते हैं, ये जैसे बता सकते हैं आप।
तो इसमें अंतिम ये पूछा जाएगा आपसे कि इसमें मतलब आगे रास्ता क्या होना चाहिए। इसमें सिंपल आप बताएंगे। सब पहली बात इसमें ये कि एक समावेशी संवाद किया जाए, ठीक ना, परामर्श के माध्यम से आम सहमति बनाया जाए, जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, व्यापक चर्चा हो, राष्ट्रव्यापी परामर्श के माध्यम से ही तय किया जाना चाहिए कि इसको कैसे लागू किया जाएगा। फिर इसमें आप बताएंगे कि इसको एक ही साथ लागू करने की वजह से ये है कि सर इसको धीरे धीरे चरणबद्ध प्रक्रिया से इसको हम लागू कर सकते। अचानक बदलाव करने के बजाय यूसीसी का एक ना स्टेप बाय या फेज वाइज अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो ज़्यादा फिर व्यवहारिक होगा। स्टार्टिंग में फिर उन क्षेत्रों में इसको हम कर सकते हैं जहां पर व्यापक सहमति है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल जैसे कि विवाह की कानूनी उम्र, जैसे विवाह का जो कानूनी उम्र अगर हम कुछ फिक्स करेंगे तो सबको इसका मान्य होगा ना। तो ऐसे कुछ जो मामले जो बहुत ही तक कि महिलाओं को लेकर उस पर एक आम सहमति बना के उसको हम लागू कर सकते हैं, ठीक ना। बाद के चरणों में जो बहुत अधिक विवादित मुद्दे हैं उसको भी धीरे धीरे बातचीत करके उसको हम लागू कर सकते हैं। और जो संवैधानिक सुरक्षा के उपाय अगर अल्पसंख्यकों को लेकर अगर कोई भी इसमें अगर उनका कोई इशू है तो उनको भी इसमें ना शामिल किया जाना चाहिए। और इसमें जो है ना ये मतलब कि ये नहीं कि एक ही साथ कर देना चाहिए, एक प्रोसेस से प्रक्रिया के जरिए सारे स्टेक होल्डर एक व्यापक सहमति के जरिए पर इसको लागू करेंगे, तभी हम एक बेहतर दिशा में भारत को ले जा पाएंगे। इसी करके आप अपने पॉइंट वॉइंट को रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी मेरे कुछ मैं क्वेश्चन बना दिया हूँ कि ये क्या है, ठीक ना, ये क्या मतलब कि आपके फेडरलिज्म के खिलाफ है, इसमें आंसर में दे दिया, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें। हाँ ये वही कि क्या इसको तुरंत लागू होना चाहिए। आपने सर तुरंत लागू नहीं, हाँ, लेकिन इसको एक स्टेप बाय फेज में और सारे जो भी इसमें इशू हैं जो मुद्दे हैं उस पर एक व्यापक बातचीत करके ही सर इसको लागू करना चाहिए। ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं। अब जो एक नेक्स्ट बहुत ही चर्चा में टॉपिक है वो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। अब देखिए इसमें आपसे बोर्ड क्या पूछेंगे। पहली बात देखिए, अभी हमारे देश में जो बिहार विधानसभा चुनाव पहले SIR हुआ, फिर बिहार में हुआ और अभी वर्तमान में लगभग 12 राज्यों में ये चल रहा है। तो इंटरव्यू में सिंपल आपसे ये पूछा जाएगा कि SIR आखिर ये है क्या। आप सिंपल बोलेंगे कि मतदाता सूची का विशेष गहन और समयबद्ध पुनरीक्षण है, जिसका उद्देश्य सर ये है कि जेन्युइन वोटर को शामिल करना, डुप्लीकेट वोटर को हटाना, जो माइग्रेट कर गए उसको हटाना, ठीक ना, और जिससे एक जो है फ्रेश जो है ना मतदाता सूची बन सके। ऐसे करके आप इसको बता सकते। और ये रूटीन प्रक्रिया है। इसके पहले ऑलरेडी 8 बार जो है ना SIR हो चुका है, ये जो है ना वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन इंडिया का दिया गया है। अब इसमें वही कि आर्टिकल 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन कोई अधिकार है। अब बाकी जो है ना आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 के जरिए भी ना ये जो है ना SIR जो है ना इलेक्शन कमीशन इंडिया कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा क्या SIR क्यों जरूरी होती है। तो आप वही की मुख्य कारण वही कि एक तो डुप्लीकेट वोटर जो उसको हटाना, ठीक ना, कुछ लोग की मृत्यु हो गई है या अपना कहीं माइग्रेट कर गए हैं तो उसको हटाना या शामिल करना, या कुछ नए वोटर को जो ना, इन सब की वजह से जो ना आपका ये SIR जो ना जरूरी हो जाता है। बाकी देखिए पूछेंगे इसका प्रक्रिया क्या था। देखिए इसका प्रक्रिया पहले यही हुआ कि हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन हुआ, इसके लिए BLO की नियुक्ति की गई, ठीक ना, जो भी क्लेम था, जो भी दावे था उसको लिया गया। तो इसे करके ना स्टेप बाय स्टेप आप इसमें बता सकते हैं। मैं इसमें लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो आपका ये इसमें विपक्षी दलों का क्या मतलब कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं SIR को लेके। स्टार्टिंग में देखिए क्या हुआ कि आधार कार्ड को जब उसमें शामिल नहीं किया गया, विपक्ष का था नहीं आधार कार्ड को शामिल करना चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना विपक्ष का आरोप ये है टाइमिंग को लेके, बिहार विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले शुरू किया गया और कम टाइम दिया गया, ये भी एक विपक्ष का इसमें मोटामोटी क्या आपका आरोप। और कुछ जेन्युइन वोट का कटना, वोटर का नाम कटना, ये भी आपका जो है ना क्या कहते हैं विपक्ष का कुछ जो है इसमें आरोप है। ऐसा करके इसमें आप बता सकते हैं। हाँ, इसमें इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि SIR का उद्देश्य जो है ना एक बेहतर वोटर लिस्ट तैयार करना है। कोई भी नाम विदाउट ड्यू प्रोसेस डिलीट नहीं किया जा सकता है। अपील भी करने का मौका दिया जाता है और उसमें सुधार भी इसमें होता है। आप ऐसे करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें एक दो क्वेश्चन और हम लेते हैं कि जैसे कि क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो आप सिंपल बोलेंगे सर यह प्रक्रिया पूरी तरह फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, अपील बेस्ड है, तो इसमें ये लोकतंत्र का खतरा नहीं। और ये चूंकि एक सही वोटर लिस्ट होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि चुनाव ही हमारे देश का जो है ना आगे का जो नीति निर्माण तय करता है। इसलिए जो है ना ये किसी भी एंगल से लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं। हाँ, खतरा
तब होता जब इसको मतलब कि जनता की अपील को ना सुना जाता या बड़े लेवल पे बिना किसी कारण का अगर नाम काटा तब ये खतरा। यहाँ पर ऐसा पर कुछ नहीं है, इसलिए आप ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहा है कि जो है ना नेचुरल जस्टिस का पालन हो, जिनके नाम हटाए जाए उनको नोटिस दिया जाए, उसका मतलब सुनवाई का मौका मिले और यह प्रक्रिया पूरी तरह जो है ना एक मतलब कि रूल के अनुसार हो, ना कि हड़बड़ी में। सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई सारे निर्णय में ऐसा कह चुका, आप इसको जो है ना बता सकते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट जो है इसमें बाकी हाँ बता ही दिया, और बाकी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया, इसको मैं पीडीएफ दूंगा, इसको एक बार पढ़ डालिएगा। अब नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है आर्टिकल 143, ये काफ़ी चर्चा में भी पिछले कुछ दिनों से रहा है। देखिए इसमें सिंपल आपसे ये पूछेंगे आखिर ये आर्टिकल 143 होता क्या है। जिनका पॉलिटिकल साइंस खास करके जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, वहाँ उनसे ये पूछा ही जाएगा। तो आर्टिकल 143 आपको क्या है इसको पता ही, आप इसको आराम से बता दीजिएगा। फिर आर्टिकल 143(1) में क्या है और आर्टिकल 143(2) में क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। जैसे कि देखिए आर्टिकल 143(2) में सिंपल ये है कि अगर पहले अगर कोई जो कानून है उस पर अपना देना, और इसमें है कि अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई अगर मुद्दा है आर्टिकल 143(1) के तहत इसमें दिया जाता है। तो इसमें आर्टिकल 143(2) के तहत तो खैर सलाह देना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई आवश्यक नहीं कि वो सलाह दे ही, ये मतलब आपसे क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट एक तो इसमें और जो आपका है कि आपका जो है यहाँ पे मैं इसमें लिख दिया हूँ कि अभी जो 14 प्रश्न जो दिया गया वो किससे संबंधित था, वो आर्टिकल 200 से और आर्टिकल 201 से संबंधित जो राज्यपाल का था, और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले समय सीमा फिक्स कर दिया था, ठीक ना। उसी के खिलाफ जो है ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया गया। तो इस पर आप एक ना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, अभी आपका जो हमारे देश में महिला प्रीमियर लीग हो रहा है, मतलब क्रिकेट का हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये जो महिला प्रीमियर लीग को जो महिला क्रिकेट कुंभ क्यों कहा जाता है। जिनका खासकर क्रिकेट हॉबी है तो वो बता सकते हैं कि महिला प्रीमियर लीग को महिला क्रिकेट को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेगा स्पोर्टिंग इवेंट है, जहां सीमित समय में विश्व स्तरीय खिलाड़ी, भारी दर्शक की सहभागिता, उच्च निवेश और मीडिया कवरेज एक साथ हमको देखने को मिलता है, ऐसे करके बता सकते हैं। बाकी ये जो क्रिकेट होता है इसमें महिला क्रिकेट के विकास में कैसे सहायक बताएंगे कि स्किल डेवलपमेंट होता है, घरेलू खिलाड़ी को इंटरनेशनल कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिलता है, जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी महिलाओं का होता है, मतलब खिलाड़ियों का होता है, ग्रास रूट लेवल पर कई सारी महिलाएं जो लड़कियां जो इसमें खेल में आगे बढ़ती है, ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक और टॉपिक हम लेते हैं कि हाँ ये फिब्रिज का बहुत चर्चा में रहता है और आप लोग का डाउट भी था इसमें क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए सबसे पहले बात ये आखिर होता क्या है ये बता लीजिएगा, ठीक ना। देखिए वो सरकारी लाभ या सुविधाएं जो बिना प्रत्यक्ष शुल्क या बहुत कम कीमत पर जनता को दी जाती है, खासकर चुनाव से, उसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिज बोलते हैं। इसका उद्देश्य आम तौर पर तत्काल राहत और लोकप्रियता होता है, जैसे कि मुफ्त बिजली देना, पानी देना, मुफ्त राशन देना, नगद सहायता देना, लैपटॉप या साइकिल, ये सब चीज़ ना कहीं फिब्रिज का हिस्सा है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो वेलफेयर स्कीम होती है, ठीक ना, और जो फिब्रिज होता है इसमें क्या आपका मैंने डिफरेंस देखिए। वेलफेयर स्कीम जो होता है वो जरूरत आधारित होता है, ठीक ना, ये अक्सर सभी के लिए होता है फिब्रिज, ठीक ना। ये दीर्घकालिक फुस को बताता है, ये लॉन्ग टर्म लाभ को बताता है और इससे कहीं ना कहीं मानव संसाधन का विकास होता है, इसके तत्कालिक जो है ना आपका उपभोग होता है, जैसे कि मतलब मनरेगा है, आयुष्मान भारत है, ये वेलफेयर स्कीम है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हाँ जैसे बिना किसी लक्ष्य के मुफ्त सुविधाएं इसमें आपको दी जाती है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा इसके फेवर में क्या तर्क आपके पास है, बोलिएगा कि फिर कहीं ना कहीं गरीब और वंचित वर्ग को राहत मिलता है, सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिलता है, आपात स्थितियों में एक जैसे कि कोविड के समय मुफ्त राशन दिया गया तो आपात स्थिति में बेहतर होता है, और कहीं ना कहीं जो है डीपीएसपी के तहत जो वेलफेयर जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें लागू होता है। हाँ इसके विपक्ष में तर्क क्या दीजिएगा, कहीं ना कहीं राज्यों की आर्थिक स्थिति बढ़ता है, राजकोष से घाटा उनका बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है, और जो है ना कहीं विकासात्मक जो खर्च भी होता है इससे प्रभावित, जैसे कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे वो पीछे छूट जाता है, और निर्भरता की प्रवृत्ति, काम की बजाय लोग मुफ्त लाभ की आदत लेने के कहीं आदी हो जाएंगे और भविष्य की पीढ़ियों पर कहीं ना कहीं बोझ पड़ेगा, क्योंकि आज का लाभ कल का कहीं ना कहीं कर्ज है। तो ये कुछ आप पॉजिटिव बात इसमें बोल सकते हैं, कुछ में क्या बोल सकते हैं, निगेटिव बातें को बोल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे निर्णय में ये कहा है कि कल्याणकारी योजना और फिब्रिज में अंतर स्पष्ट होना चाहिए और राज्य की वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखकर ही ऐसे किसी का घोषणा होना चाहिए, और FRBM कानून के तहत जो वित्तीय अनुशासन पर जोर देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा दिया है। अब बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार में सीधे फिब्रिज की बजाय लक्षित योजनाओं पर जोर रहा है। देखिए ये साइकिल योजना है, पोशाक है, छात्रवृत्ति है, तो
साइकिल योजना है या पोशाक, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसे करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख कुछ कुछ पूछा जाएगा कि क्या फीस गलत है। आप फिर पर बोलेंगे नहीं सर, यदि जरूरत आधारित है, अगर सीमित और वित्तीय रूप से संभव हो तो ठीक है, लेकिन समस्या फिर तब आती है जब वो बिना किसी योजना को दे दी जाए, बिना रिसोर्स को देखते हुए दी जाए, आपके पास कितना बजट है, अगर उस आधार पर अगर नहीं देगा तो ये समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे करके आप फिर नहीं बोले सर ये खराब है, आप एक बैलेंस व्यू लेके अगर बोलेंगे तो इसमें चीज़ आपके लिए बेहतर होगा। तो आज के लेक्चर हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट हम करेंगे तो अरावली का क्या मामला है इसको देख लेंगे, ठीक ना। फिर आपका लद्दाख, ये काफ़ी चर्चा में है, लद्दाख का मामला क्या है इसको हम कवर कर लेंगे। बाकी और भी कई सारे नेशनल करंट अफेयर्स है जो कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में मतलब कि करके जाना चाहिए, उसको भी हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, NSA है जो कि इसको चर्चा में है, और भी टॉपिक हम इसमें लिए हैं तो हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी मैं फिर बोलना चाहता हूँ, इंटरव्यू को लेकर कोई भी अगर डाउट है तो आप 8750920419 पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी अगर घटनाक्रम हो, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, बिहार हो, उसका एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए, मतलब उसका पृष्ठभूमि क्या है, उस पर क्या चर्चा में क्यों है, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उस दोनों को मिला के आप अपना एक व्यू अगर बना लेंगे ना तो इंटरव्यू बोर्ड में आप बेहतर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।